ये कहानी है नॉयल बैंक डकैती की। ऐसा केस जिसने पुलिस वालों की समझ और सब्र दोनों की कड़ी परीक्षा ली। बात शुरू होती है ओक्लाहोमा में एक झील के पास बने कास्किन ब्रिज से। रात के करीब 3 बजे का वक्त था। ये जगह वैसे तो मछली पकड़ने वालों के लिए मशहूर थी, लेकिन उस रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मिसौरी में एक छोटा सा कस्बा है नॉयल। यहाँ सिर्फ 1200 लोग रहते हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है। जिंदगी सीधी साधी और शांत थी। लेकिन 6 अक्टूबर 1989 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। उस दिन सुबह पॉलिन क्राउड नाम की औरत बैंक पहुंची। वो स्टेट बैंक ऑफ नॉयल में कैशियर थी। उसका रोज का काम था सबसे पहले आकर बैंक का दरवाज़ा खोलना। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, उसने देखा कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। उसे लगा शायद बैंक के प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट जल्दी आ गए होंगे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जब वो अंदर गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था, और थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ गया, बैंक लूट चुका था। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया। थोड़ी ही देर में पुलिस और शेरिफ आ गए, क्योंकि बैंक में लोगों का पैसा जमा था और वो सरकार की गारंटी में आता था, इसलिए एफबीआई को भी बुला लिया गया। पास के जपलिन शहर से एक एफबीआई वाला आया और जांच शुरू हुई। जब पुलिस ने बैंक के अंदर जांच की तो उन्होंने देखा कि वहां का सिक्योरिटी कैमरा काले स्प्रे से ढक दिया गया था और गोली मारकर खराब कर दिया गया था। वहां से 45 कैलिबर की बंदूक के खोखे भी मिले, यानी चोर हथियार लेकर आए थे और अच्छे से प्लान बनाकर आए थे। पता चला कि चोर बैंक से करीब $71,000 लेकर भाग गए, जिसमें तांबे और चांदी के भारी सिक्के भी शामिल थे। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि बैंक की एक खुली दराज में $1,00,000 से ज़्यादा के नोट पड़े थे, जिन्हें चोरों ने छुआ तक नहीं। इससे साफ था कि ये चोरी बिना सोचे समझे नहीं हुई थी। चोरों ने सिर्फ वही चीज़ें उठाईं जो वो लेकर जाना चाहते थे। बैंक के प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट उन 4 लोगों में से एक थे जिनके पास वॉल्ट खोलने और उसका टाइम लॉक कंट्रोल करने का पूरा अधिकार था। लेकिन जिस सुबह बैंक में चोरी का पता चला, उसी दिन वो इकलौते कर्मचारी थे जो काम पर नहीं आए। इसी वजह से पुलिस और एफबीआई की नज़र अब सीधे उन पर टिक गई। अब सबसे पहला सवाल यही था, डैन शॉर्ट कहाँ है? बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मार्क ऑलमैन ने जांच टीम को बताया कि डैन शॉर्ट पिछली रात बैंक में काफ़ी देर तक रुकने वाले थे, और खास बात ये थी कि उस रात उन्होंने वॉल्ट का टाइम लॉक सेट ही नहीं किया था। ओलमैन के मुताबिक डैन अक्सर देर रात तक काम करते थे, और उसी तरह उस रात भी उन्होंने वॉल्ट को स्टैंड बाय मोड पर छोड़ा था, यानी वो बाद में आकर उसे खुद खोलने का प्लान कर रहे थे। अब जांच करने वालों के मन में सवाल उठने लगे, क्या डैन शॉर्ट वाकई वापस आए थे, और क्या वो खुद इस चोरी में शामिल थे? शेरिफ डैन को ढूंढने उनके घर गया, जो आर्कनसास में था, मिसौरी बॉर्डर के बिल्कुल पास। लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उनका लाल रंग का पिकअप ट्रक भी गायब था। डैन का अचानक इस तरह से लापता हो जाना अब बहुत चिंता की बात बन गया था। एक तरफ बैंक लूटा था और दूसरी तरफ उसका प्रेसिडेंट गायब। जाहिर है शक की सुई अब उन्हीं की तरफ घूमने लगी। इस बीच इस चोरी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। नॉयल कोई बड़ा शहर नहीं था, बस एक छोटा सा कस्बा जहां कुछ पोल्ट्री प्लांट्स, लोकल दुकानें और पुराने बिजनेस ही थे। गर्मियों में कुछ टूरिस्ट जरूर आते थे, लेकिन बाकी साल ये जगह शांत और सीधी रहती थी। यहाँ ऐसे जुर्म की कोई उम्मीद नहीं करता। जैसे ही चोरी और डैन शॉट के गायब होने की बात बाहर आई, लोकल रेडियो और टीवी चैनलों पर हर घंटे इसकी खबरें चलने लगी। लोग खुद से पुलिस को फ़ोन करने लगे। कोई मदद ऑफर कर रहा था, कोई छोटी बड़ी जानकारी दे रहा था। इन्हीं कॉल्स में से एक कॉल बहुत काम की निकली। ये कॉल शहर से बाहर एक फैक्ट्री से आई, सिबली मैन्युफैक्चरिंग नाम की जगह से। वहाँ के एक कर्मचारी ने बताया कि फैक्ट्री की पार्किंग में एक लाल रंग का पिकअप ट्रक कई घंटों से खड़ा है। जब पुलिस उस फैक्ट्री की पार्किंग में पहुंची तो जो लाल पिकअप ट्रक वहां खड़ा था वो डैन शॉट के नाम पर रजिस्टर्ड निकला। ट्रक के पिछले हिस्से में उन्हें कुछ सिक्कों के रैपर बिखरे हुए मिले, यानी वहीं से पैसे लाए या ले जाए गए थे। पुलिस ने ट्रक पर फिंगरप्रिंट्स लीं, लेकिन उन पर सिर्फ डैन शॉट के ही निशान मिले। अब तक की जानकारी से 2 बातें सामने आ रही थीं, या तो डैन को अगवा किया गया था, या फिर वो खुद इस चोरी में शामिल थे और पैसे लेकर गायब हो गए थे। इस केस के लीड एजेंट थे लिडिल फार्ले, जो उस वक्त तक एफबीआई में 19 साल का अनुभव ले चुके थे। उन्होंने बाद में कहा कि पहले ही दिन के आखिर तक ये तय करना मुश्किल था कि डैन शॉट पीड़ित हैं या आरोपी। इसलिए पुलिस हर एंगल से काम कर रही थी। उनके क्रेडिट कार्ड की निगरानी की जा रही थी, एयरपोर्ट्स चेक किए जा रहे थे, और कार रेंटल कंपनियों से पूछा जा रहा था कि कहीं डैन ने कोई गाड़ी तो नहीं ली। लेकिन असली ध्यान अभी भी उसी इलाके में था, क्योंकि उम्मीद थी कि कहीं आसपास ही डैन का कोई सुराग मिल जाए, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। अब तक डैन का कोई पता नहीं चला था, इसलिए पुलिस ने उनके घर की तलाशी लेने के लिए कोर्ट से सर्च वारंट लिया। हो सकता था कि वहां से कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी लोकेशन का इशारा दे। जब टीम डैन के आर्कनसास वाले घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घर एकदम शांत था। जैसे ही पुलिस अंदर गई, उन्हें रसोई में एक उल्टा पड़ा कूड़ादान मिला, जिससे शक हुआ कि शायद वहां कोई झगड़ा या हाथापाई हुई थी। पूरे घर की तलाशी ली गई। जब वे बेडरूम में पहुंचे तो बिस्तर के पास रखी छोटी मेज यानी नाइट स्टैंड पर डैन का चश्मा मिला। पुलिस को ये बात अजीब लगी,
क्योंकि डैन कभी भी बिना चश्मे के बाहर नहीं जाते थे। कमरे की हालत देखकर लगा कि शायद वो जल्दी में निकले थे या निकाले गए थे, पर अब भी ये तय नहीं हो पाया था कि वो खुद अपनी मर्जी से गए या उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया। जब डैन शॉर्ट के घर से कोई बड़ा सुराग नहीं मिला तो जांच एजेंटों ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। उसी दौरान एक पड़ोसी कैरोल क्राइडन ने एक ज़रूरी बात बताई। उसने कहा कि जिस रात चोरी हुई उसी रात उसने डैन के घर के बाहर कई गाड़ियां आती जाती देखी थीं। ये बात केस में शुरुआत से जुड़े असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी माइक जोन्स ने भी अहम मानी। उनके मुताबिक इस गवाही से पहली बार यह अंदाज़ा लग पाया कि ये सब किस वक्त हुआ होगा। कैरल ने बताया कि रात करीब 2 बजे उसने हेडलाइट्स देखीं। कुछ गाड़ियां डैन के घर के ड्राइववे में घुसीं और 15 से 20 मिनट बाद वहां से चली गईं। अब पुलिस के पास टाइमलाइन बनने लगी थी, लेकिन फिर भी ये साफ नहीं हो रहा था कि बैंक प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट उस रात कहाँ गए या ले जाए गए। अब केस की जिम्मेदारी संभाल रहे मैकडॉनल्ड काउंटी के शेरिफ डॉन श्लेसमन ने नोएल और आसपास के इलाकों में बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू करवाई। शहर के पश्चिमी हिस्से में कमांड पोस्ट बनाई गई। कई टीमें बनाई गईं जो अलग अलग इलाकों में निकल गईं। हाईवे पेट्रोल की तरफ से हेलीकॉप्टर बुलाया गया ताकि ऊपर से भी पूरे इलाके की जांच की जा सके। सर्च टीम ने उस जगह से शुरू किया जहां डैन का ट्रक मिला था और फिर वहां से धीरे धीरे गोल घेरा बनाते हुए हर दिशा में जमीन छाननी शुरू की। 5 दिन बीत गए, लेकिन डैन का कोई नामो निशान नहीं मिला। जैसे जैसे सर्च आगे बढ़ती गई, लीड एजेंट फार्ले और कैंसस सिटी के 22 एफबीआई एजेंटों ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई। अब लोकल पुलिस भी उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। इतनी बड़ी टीम को काम में लगाए रखने के लिए एफबीआई ने शहर की लोकल आर्मरी में एक अस्थायी हेडक्वार्टर बना दिया। अब वहीं से सब टीमें एक साथ काम कर रही थीं। इसी बीच शहर के लोगों से लगातार नए सुराग मिलने लगे। एक अहम जानकारी बड़ी मिल्स नाम के लोकल ट्रक ड्राइवर से मिली। उसने बताया कि जिस सुबह चोरी हुई उस दिन वो रात के करीब 3 बजे काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने 3 गाड़ियां जाते हुए देखीं। उन गाड़ियों में एक ट्रक बिल्कुल वैसा ही था जैसा डैन शॉर्ट का लाल पिकअप ट्रक था। वो ट्रक एक 2 कलर वाली वैन के साथ जा रहा था। तीसरी गाड़ी एक गहरे रंग की ट्रक थी जो थोड़ी देर तक बड़ी के पीछे चली, फिर रास्ता बदलकर आर्कनसॉस की तरफ मुड़ गई। बड़ी मिल्स की गवाही पड़ोसी कैरोल ड्राइडन की बताई बातों से मेल खा रही थी। दोनों ने रात 2 से 3 बजे के बीच गाड़ियों की आवाजाही देखी थी और दोनों की जानकारी से अब ये बात पक्की होने लगी थी कि डैन शॉर्ट को उसी रात कहीं ले जाया गया था। जब डैन शॉर्ट का कोई अता पता नहीं चल रहा था तो एजेंट फार्ले ने डैन की पूर्व पत्नी जॉयस से बात करनी सोची। जॉयस और डैन की शादी को 25 साल हो चुके थे, हालांकि कुछ वक्त पहले ही दोनों अलग हो गए थे। फार्ले ने जब उनसे मुलाकात की तो जॉयस ने बताया कि डैन एक अच्छे पिता थे, अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा जिम्मेदारी से काम करते थे। उन्होंने खुद भी कई साल बैंक में डैन के साथ काम किया था और उन्हें कभी नहीं लगा कि डैन ने कभी कोई गड़बड़ी की है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एफबीआई की नज़र में डैन शॉर्ट ही सबसे बड़े संदिग्ध बने हुए थे, क्योंकि चोरी के कई दिन बीत चुके थे और वो अब तक लापता थे। फिर 11 अक्टूबर की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। ओक्लाहोमा की ग्रैंड लेक पर 2 आदमी मछली पकड़ने निकले थे। वे झील के एक शांत और छांव वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे। सोच रहे थे कि वहां शायद अच्छी मछली मिलेगी, लेकिन तभी उन्होंने पानी में कुछ अजीब सा तैरता हुआ देखा। पहले तो लगा कि कोई झील का पौधा है या काई जमी है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे दिमाग सुन्न हो गया। वो कोई पौधा नहीं था, वो एक इंसान का शव था। पानी की सतह के ठीक नीचे सिर और हाथ नजर आ रहे थे। ये वही झील थी जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ नॉयल केस से जुड़ा पहला शव इसी पानी से निकाला जा रहा था। मौके पर तुरंत मरीन यूनिट बुलाई गई। वे शव को खींचकर किनारे तक लाए और घाट पर ले गए। शव काफ़ी खराब हालत में था, बदन पूरी तरह सड़ चुका था, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि मौत को करीब 5 दिन हो चुके थे। डॉक्टर ने समझाया कि जब इंसान की मौत पानी में होती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर के अंदर के नरम हिस्सों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे गैसें बनती हैं जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से फुला देती हैं। कुछ दिन बाद ये गैसें शव को ऊपर तैरने के लिए मजबूर कर देती हैं, और यही इस बार भी हुआ। जब पुलिस ने शव झील से बाहर निकाला तो वो नज़ारा बहुत डरावना और परेशान कर देने वाला था। शेरिफ डॉन श्लेसमन ने बाद में बताया कि शव के साथ एक भारी कंक्रीट का ब्लॉक, एक लोहे की चेन और एक कुर्सी का हिस्सा बंधा हुआ था। ये साफ लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर पानी में फेंकने से पहले कुर्सी से बांधा, फिर बाहरी चीज़ों से नीचे डुबोने की कोशिश की थी। शेरिफ ने कहा कि शव तब तक पानी में ऊपर तैरता है जब तक शरीर की त्वचा फटकर उसके अंदर की गैसें बाहर न निकल जाएं। उसके बाद वो फिर से डूब जाता है। अगर उस दिन वो मशवारे वहां ना होते तो शायद ये लाश कभी मिलती ही नहीं। बाद में जब मेडिकल टीम ने जांच की तो शव की मौत का वक्त वही निकला जब डैन शॉर्ट लापता हुए थे। शेरिफ ने जब लाश की पिछली जेब चेक की तो उसमें से एक बटुआ मिला। उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस था
और इसी से पक्के तौर पर पुष्टि हो गई, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बैंक प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट की ही है। शेरिफ ने तुरंत ये खबर एफबीआई को दी। अब मामला गुमशुदगी का नहीं बल्कि हत्या का केस बन चुका था। एफबीआई एजेंट फार्ले ने बाद में कहा कि जब डैन का शव मिला तो ऐसा लगा जैसे उसकी मौत में ही उसके कातिलों का कोई जवाब छिपा हो। अब टीम को आखिरकार पता चल गया था कि डैन के साथ क्या हुआ और जांच को एक ठोस दिशा मिल गई थी। एजेंट फार्ले और उनके साथी एजेंट लैरी नोलन उसी वक्त झील पर पहुंचे। अब उन्हें मौके की हर चीज को गौर से जांचना और संभालना था। एजेंट नोलन ने सबसे पहले सारे सबूतों को सुरक्षित किया। फैसला किया गया कि शव को कुर्सी, चेन और ब्लॉक से अलग किया जाएगा, लेकिन इन सभी चीजों को संभाल कर रखा जाएगा, क्योंकि यही सबूत थे। जब शव अलग किया गया तो कोरोनर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि डैन शॉर्ट की मौत डूबने से हुई थी। कुर्सी, लोहे की चेन, ब्लॉक, डक्ट टेप, इन सबको जांचकर्ताओं ने ध्यान से देखा, सबकी तस्वीरें खींची और बाद में ये सारे सबूत एफबीआई की वॉशिंगटन डीसी लैब भेज दिए गए ताकि और गहराई से जांच की जा सके। अब जब डैन शॉर्ट की मौत की पुष्टि हो गई तो जांच और तेज हो गई। एफबीआई और लोकल पुलिस की टास्क फोर्स ने एक हॉटलाइन नंबर शुरू किया जिससे लोग अगर किसी भी तरह की जानकारी देना चाहें तो सीधे बात कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने वो कुर्सी भी पब्लिक को दिखाई जिससे डैन को बांधकर झील में फेंका गया था। उम्मीद थी कि कोई उस कुर्सी को पहचान ले। जब जांचकर्ताओं ने उस कुर्सी और उसके साथ जुड़ी हर चीज को ध्यान से देखा तो ये बात और भी साफ हो गई कि डैन शॉर्ट की मौत सिर्फ डूबने से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था। हर सबूत इस तरफ इशारा कर रहा था कि जब डैन को पुल से नीचे फेंका गया वो उस वक्त जिंदा थे। जिस पुल से उन्हें फेंका गया वो करीब 30 फीट ऊंचा था, यानी इतनी ऊंचाई से कुर्सी और वजन के साथ बांधकर पानी में गिराना जानबूझकर की गई हत्या थी। जैसे ही कुर्सी की तस्वीरें और खबरें बाहर आईं, हॉटलाइन पर सैकड़ों कॉल आने लगीं। इन कॉल्स की मदद से पुलिस ने करीब 80 लोगों की एक संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर ली, यानी अब शक करने के लिए कई नाम सामने थे। इन्हीं कॉल्स में एक गुमनाम कॉल बेहद अहम निकली। उस शख्स ने फोन करके बताया कि पुलिस को 2 भाइयों पर ध्यान देना चाहिए, जो एगोव्स्की और उसका छोटा भाई शैनन एगोव्स्की। इसी तरह की एक और गुमनाम कॉल शेल्टर पुलिस डिपार्टमेंट को भी मिली थी। उसमें कहा गया था कि एगोव्स्की भाइयों के पास बहुत सारे सिक्के हैं। ध्यान रहे, बैंक की चोरी में बड़ी मात्रा में सिक्के भी ले जाए गए थे, तो ये बात सीधी कनेक्ट हो रही थी। एफबीआई ने तुरंत जो एगोव्स्की का पता लगाया। वो 23 साल का था और नोएल से कुछ मील दूर एक जंकयार्ड में काम करता था। जांच टीम वहां पहुंची और जंकयार्ड के मैनेजर से पूछताछ की। उसने बताया कि जो फिलहाल अपने वाहन पर काम कर रहा है। एजेंट्स उसके पास पहुंचे और पूछा, क्या तुम जो एगोव्स्की हो? उसने शांति से जवाब दिया, जी हां सर। जो ने बताया कि जिस रात चोरी हुई वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर था, जो नोएल से करीब 40 मील दूर रहती है। फिर एजेंट्स ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? जो ने बिना हिचकिचाए बताया कि उसके पास 2.45 कैलिबर की हैंडगन है। ये वही कैलिबर था जिससे बैंक के सिक्योरिटी कैमरे पर गोली चलाई गई थी। एजेंट्स ने उससे पूछा कि क्या वो उन बंदूकों की जांच कर सकते हैं। जो ने सहमति दी और कहा कि बंदूकें उसके घर पर रखी हैं और वहां उसका छोटा भाई शैनन मौजूद होगा, जो सिर्फ 18 साल का था। जब एफबीआई एजेंट्स जो एगोव्स्की के घर पहुंचे तो उसका छोटा भाई शैनन एगोव्स्की वहां मौजूद था। उसने एजेंट्स को बताया कि हथियार कहां रखे गए हैं और ये भी बताया कि जिस रात डैन शॉर्ट की हत्या हुई उस वक्त वो अपनी मां के घर पर था, क्योंकि उस दौरान वो वहीं रह रहा था। एफबीआई ने दोनों बंदूकें जब्त की और उनसे फायरिंग टेस्ट किया, यानी बंदूकें चलाकर उनके खोल, शेल केसिंग्स निकाले और फिर ये सबूत एफबीआई की लैब में भेजे गए ताकि देखा जा सके कि क्या ये खोल बैंक से मिले गोलियों से मैच करते हैं या नहीं। कुछ वक्त बाद रिपोर्ट आई और उसमें साफ कहा गया कि ये बंदूकें उस अपराध में इस्तेमाल नहीं हुई थीं। मतलब जो और शैनन पर जो शक था वो अब कमजोर पड़ चुका था। एजेंट फार्ले के लिए ये एक बंद रास्ता साबित हुआ। हालांकि दोनों भाइयों ने जांच में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी भी तरह से पुलिस को मदद चाहिए तो वो तैयार हैं। और सबसे अहम बात, दोनों के पास उस रात का पक्का एलिबाई था, यानी उनके पास सबूत था कि वे उस वक्त कहां थे। इन सब बातों को देखकर एफबीआई और पुलिस को लगा कि शायद एगोव्स्की भाइयों का इस केस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। अब जांच का रुख फिर से बाकी संदिग्धों की तरफ मोड़ा गया। इसी दौरान उसी इलाके में जहां 2 दिन पहले डैन शॉर्ट की लाश मिली थी, एक नया सुराग सामने आया। राउडी फोरमैन नाम का एक आदमी अपने बेटे और बेटी के साथ ग्रैंड लेक के किनारे मछली पकड़ने गया हुआ था। जब वे किनारे पर चल रहे थे तो उन्होंने एक लकड़ी की छड़ यानी स्टिक या डंडा देखी
जो आसपास के माहौल से अलग और अजीब लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद एक डक्ट टेप का टुकड़ा भी मिला। वो वैसा ही टेप था जैसा डैन शॉट की कुर्सी पर बंधने में इस्तेमाल हुआ था। राउडी फोरमैन और उसके बच्चों ने जब झील के किनारे लकड़ी की छड़ और डक्ट टेप का टुकड़ा देखा तो उन्हें तुरंत याद आया कि हाल ही में अखबार में बैंक प्रेसिडेंट डैन शॉट की मौत वाली कुर्सी की तस्वीर छपी थी और ये सामान उसी से मिलता जुलता लग रहा था। उन्हें लगा कि हो सकता है ये टेप और लकड़ी उसी कुर्सी का हिस्सा हो जिससे डैन को बांधकर झील में फेंका गया था। राउडी ने कुछ गलत ना हो जाए इसलिए उसने अपने बेटे को घर भेजा कि वो एक प्लास्टिक बैग ले आए। जब बैग आ गया तो उसने सावधानी से उस टेप और लकड़ी को पैक किया ताकि सबूत खराब ना हो। इसकी खबर मिलते ही शेरिफ डॉन्चलेस मैन और उनका एक साथी अफसर ओलाहोमा पहुंचे ताकि खुद उस चीज को देख सकें। उन्होंने राउडी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? राउडी ने जवाब दिया, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह सबूत है या नहीं, लेकिन मुझे एक डक्ट टेप का टुकड़ा जरूर मिला है। जैसे ही शेरिफ ने वो टेप देखा वो चौंक गए। टेप पर एक साफ फिंगरप्रिंट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कार के ग्रीस से सना हाथ उस पर लगाया हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो निशान पानी में रहने के बाद भी धुंधला नहीं हुआ था, यानी ये टेप लंबे वक्त तक पानी में भी सुरक्षित रहा। ये खोज बेहद अहम थी, लेकिन फिर भी जांचकर्ताओं को इस टेप को डैन की हत्या से जोड़ने के लिए पक्के सबूत चाहिए थे। फिंगरप्रिंट की कोई कीमत तभी थी जब यह साबित हो पाता कि ये टेप उसी कुर्सी का हिस्सा था जिससे डैन शॉट को बांधा गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए एफबीआई ने तय किया कि टेप के चिपकने वाले हिस्से यानी ग्लू और उसमें मौजूद रेशों यानी फाइबर्स की जांच की जाएगी। इनकी तुलना की जाएगी उस टेप से जो डैन की कुर्सी पर इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये जांच आसान नहीं थी। ये बहुत बारीकी से की जाने वाली लैब प्रक्रिया थी जिसमें कई हफ्ते लग सकते थे। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती एफबीआई और लोकल पुलिस के पास किसी पक्के संदिग्ध का नाम नहीं था। अब तक डैन शॉट की हत्या के एक हफ्ते बाद तक पुलिस के पास सिर्फ उनका शव, हत्या में इस्तेमाल हुई कुर्सी और झील किनारे मिला एक फिंगरप्रिंट वाला डक्ट टेप था, बस और कुछ नहीं। जैसे जैसे डैन शॉट की हत्या की खबर फैल रही थी एफबीआई को कई कॉल्स आ रहे थे। कुछ लोग सच में मदद करना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग डर की वजह से चुप रहना बेहतर समझ रहे थे। जिस बेरहमी से डैन की हत्या की गई थी उसने लोगों के मन में डर बैठा दिया था। कई गवाह तभी सामने आए जब उनके दोस्तों या रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत जोर देकर कहा कि सच बताओ। इसी दौरान एजेंट फार्ले को कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके एक दोस्त को उस चेन होस्ट के बारे में जानकारी है, वही भारी लोहे की चेन और पुल्ली जो डैन की कुर्सी के चारों तरफ लिपटी हुई मिली थी और जिसका इस्तेमाल करके उसे डुबाया गया था। जिस आदमी की बात हो रही थी उसका नाम था वेन बोट। बोट वही शख्स था जिसका नाम एजेंट फार्ले के इन्फॉर्मर ने बताया था। बोट ने बताया कि उसका चेन होस्ट कुछ समय पहले चोरी हो गया था। उसने इस चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दी थी, लेकिन वो चीज़ कभी वापस नहीं मिली। उसे शक था कि ये चोरी एगॉफ्स्की भाइयों ने की थी। एजेंट फार्ले ने बोट को वो तस्वीरें दिखाईं जो झील से मिली चेन होस्ट की थीं। बोट ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। हाँ, ये मेरी ही है। उसने कहा कि उस पुली पर एक छोटा सा खास निशान था जो उसमें पहले से था और वही उस तस्वीर में भी दिख रहा था। बोट ने यह भी बताया कि उसने आखिरी बार ये उपकरण शीला एगॉफ्स्की के घर पर देखा था और कुछ वक्त तक वो वहीं रहा भी था। अब ये बड़ा कनेक्शन था, शीला एगॉफ्स्की यानी वही घर जहां जो और शानन एगॉफ्स्की रहते थे। बोट ने पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया। उसने खुद कहा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट देने को तैयार है और जब टेस्ट हुआ तो वो पास भी हो गया। अब ये साफ हो चुका था कि झील से जो चेन होस्ट मिला वो वेन बोट का ही था और ये डैन शॉट की हत्या से कुछ दिन पहले शीला एगॉफ्स्की के घर पर मौजूद था। जब वेन बोट ने साफ साफ बता दिया कि झील से मिली चेन होस्ट उसी की थी और वो शीला एगॉफ्स्की के घर से चोरी हुई थी, तो एजेंट फार्ले ने तय किया कि एगॉफ्स्की परिवार से फिर से पूछताछ करनी चाहिए। जब एजेंट फार्ले उनकी मां शीला के घर पहुंचा तो सामने के आंगन में एक पुरानी वैन खड़ी देखी और ये वही वैन थी जिसे बड़ी मिल्स ने उस रात सड़क पर जाते देखा था जिस रात बैंक में चोरी हुई थी। एजेंट फार्ले ने शीला से पूछा कि क्या उसे गायब चेन होस्ट के बारे में कुछ याद है, लेकिन उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। उसने दोबारा वही बात कही कि उस रात शानन उसके घर पर ही था, यानी वही अलिबाई जिसे पहले भी बताया गया था। उसने साफ कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। एजेंट फार्ले शायद सच पूरी तरह नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो खाली हाथ वापस लौट आया। अब फार्ले ने जो और शानन दोनों भाइयों से फिंगरप्रिंट लेने का फैसला किया ताकि उन्हें डक्ट टेप पर मिले निशान से मिलाया जा सके। जो एगॉफ्स्की ने बिना किसी झिझक के फिंगरप्रिंट देने पर हामी भर दी। जब एजेंट फार्ले ने उससे चेन होस्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा मैंने वो अपनी मां के घर पर देखा था, लेकिन नहीं जानता कि बाद में उसका क्या हुआ। कुछ दिन बाद एजेंट फार्ले फिर से शीला के घर लौटा। वहां उसने देखा कि छोटा भाई शानन एगॉफ्स्की अपने दोस्त गैंड सैंडर्स के साथ था। अब जब जो के फिंगरप्रिंट ले लिए गए थे तो एजेंट फार्ले ने शानन से भी कहा तुम भी फिंगरप्रिंट दे दो,
इससे जांच आसान होगी और शायद तुम किसी बड़ी मुसीबत से बच सको। लेकिन शैनन का रवैया बिल्कुल अलग था। जहां जो ने सहयोग किया वहीं शैनन टालमटोल करता रहा। वो बार बार वही दोहराता रहा जो उसकी माँ ने कहा था, मुझे उस चेन होस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। उसके दोस्त गैन सैंडर्स की मौजूदगी में भी शैनन ने कुछ नया नहीं कहा। आखिरकार उसने एजेंट फार्ले से कहा, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आकर अपने फिंगरप्रिंट दे दूंगा। लेकिन वो कभी नहीं आया। शुरू में एजेंट फार्ले ने सोचा था कि अगॉफ्स्की भाई शायद इस जुर्म में शामिल नहीं है, इसलिए उसने उनका नाम संदिग्धों की लिस्ट से हटा दिया था। लेकिन जैसे जैसे उनके बयानों में फर्क दिखने लगा, खासकर जो और शैनन की बातों में मेल नहीं था, एजेंट फार्ले को शक गहराने लगा। अब उसने फैसला किया कि परिवार की बैकग्राउंड को ठीक से खंगालना होगा। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि करीब 9 साल पहले उनके पिता की एक विमान हादसे में मौत हो गई थी और उसके बाद बीमा से परिवार को अच्छी खासी रकम मिली थी। बाहर से देखने पर सबको लगता था कि अब ये लोग आर्थिक रूप से ठीक ठाक हैं और उन्हें किसी बैंक को लूटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, मगर असलियत कुछ और थी। एजेंट फार्ले को पता चला कि बीमा से मिले ज़्यादातर पैसे खत्म हो चुके थे। जो एगॉफ्स्की ने अपनी हिस्सेदारी पहले ही उड़ा दी थी और उनकी मां शीला ने भी अपने हिस्से का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। सिर्फ शैनन के नाम पर कुछ रकम बची थी, लेकिन वो एक बंद फंड में थी जिसे वो 21 साल की उम्र से पहले छू भी नहीं सकता था। इसी दौरान जांच में ये भी सामने आया कि हाल ही में दोनों भाइयों ने नकद पैसों से नई गाड़ियां खरीदी थीं, जबकि उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। खास बात ये थी कि बैंक डकैती के कुछ ही दिनों बाद सिर्फ 18 साल के शैनन ने अकेले ही $5000 से ज़्यादा खर्च कर दिए थे। हालांकि ये सब बातें शक पैदा करने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन एजेंट फार्ले के पास अब भी ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं था जो इन भाइयों को बैंक लूट या हत्या से जोड़ सके। उसने दोबारा पुराने गवाहों की बातों को खंगालना शुरू किया और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। उसे याद आया कि ट्रक ड्राइवर बडी मिल्स ने बयान दिया था कि उसने चोरी वाली रात 3 गाड़ियां नोएल से बाहर जाती देखी थीं। इसका मतलब था कि 2 भाइयों के अलावा एक तीसरा आदमी भी उस रात साथ था। एजेंट फार्ले के दिमाग में तुरंत एक चेहरा घूम गया। शैनन के घर पहली बार पूछताछ के दौरान एक लड़का बरामदे में बैठा था। नाम था गैन सैंडर्स। उसने हाल ही में शैनन के साथ रहना शुरू किया था। एजेंट फार्ले ने गैंड को ट्रैक किया और उसे एक जंक यार्ड में ढूंढ निकाला। जांच में सामने आया कि गैंड सैंडर्स जो और शैनन दोनों का करीबी दोस्त था और ये दोस्ती बैंक डकैती से पहले और बाद तक जारी रही थी। एजेंट फार्ले ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे डकैती या मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उस रात वो कहाँ था तो उसके पास ना कोई ठोस जवाब था, ना कोई गवाह। अब एजेंट फार्ले ने सोचा कि शैनन से एक बार फिर से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन इस बार झूठ पकड़ने वाली मशीन से। इस मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जब किसी से सवाल पूछे जाएं तो उसके शरीर की हरकतों से पता चलता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मशीन 3 चीज़ों पर नज़र रखती है। पहली, सांस कैसे चल रही है, इसके लिए सीने पर 2 पाइप जैसी चीज़ें लगाई जाती हैं। दूसरी, पसीना कितना आ रहा है, उंगलियों पर छोटे छोटे तार इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। तीसरी, ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव, हाथ पर एक पट्टी बांधी जाती है जैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये टेस्ट एक मोटेल के कमरे में हुआ और एक एक्सपर्ट स्प्रिंगफील्ड शहर से आया था। उसने शैनन को बताया कि टेस्ट से कोई दर्द नहीं होगा, बस उसके शरीर की हलचल नोट की जाएगी। जब इंसान घबराता है या झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ हलचल होती है, जैसे दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी पर यह टेस्ट काम करता है। टेस्ट में शैनन से बैंक डकैती डैन शॉट की हत्या और चोरी के बारे में सवाल पूछे गए। जैसे पूछा गया कि क्या उसने वो चैन मशीन चुराई थी या डैन शॉट को मारा था। उसने हर बार नहीं कहा, लेकिन मशीन की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। उसके शरीर के रिएक्शन से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शैनन के जवाब सच्चे नहीं थे, यानी उसे इस जुर्म की जानकारी थी। हालांकि ये साबित करने के लिए अभी भी पक्के सबूत नहीं थे। दिसंबर 1989 में एगॉफ्स्की परिवार को कोर्ट से एक नोटिस मिला। उन्हें ग्रैंड जरी के सामने पेश होकर सच गवाही देनी थी। इसमें शैनन, उसका भाई जो से अलग अलग सवाल पूछे गए। सबने कहा कि उनका बैंक डकैती या डैन शॉट की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। पूछताछ के बाद शैनन से फिर से उसके फिंगरप्रिंट मांगे गए ताकि उन्हें पुराने सबूतों से मिलाया जा सके। उधर वॉशिंगटन डीसी में FBI की एक टीम उन चीज़ों की जांच कर रही थी जो झील के पास मिली थीं। एक लकड़ी का टुकड़ा और टेप जो एजेंट नोएल की टीम को मिले थे। इनका पता लगाया जा रहा था कि क्या ये वही चीज़ें हैं जिनसे डैन शॉट को बांधा गया था। जांच के बाद एक्सपर्ट्स ने साफ कहा, लकड़ी का टुकड़ा उसी कुर्सी का हिस्सा था जिससे डैन शॉट को बांधा गया था। सबसे अहम था वो टेप जिस पर फिंगरप्रिंट मिले थे। जांच में पता चला कि टेप के रेशे यानी फाइबर किनारे और गोंद बिल्कुल उस टेप जैसे थे जो डैन शॉट की कुर्सी पर मिला था। दोनों टेप एक ही रोल से निकले हुए थे। इस टेप पर 2 साफ उंगलियों के निशान मिले थे,
जब इन्हें जो एगॉफ्स्की के फिंगरप्रिंट से मिलाया गया तो फर्क निकला। निशान पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन ये भी पता चला कि उनमें काफ़ी हद तक समानता थी। फार्ले को बताया गया कि कई बार भाई बहनों के फिंगरप्रिंट में भी कुछ मिलते जुलते पैटर्न हो सकते हैं, इसलिए अब शैनन के फिंगरप्रिंट लेना ज़रूरी हो गया था। हालांकि शैनन ने पहले कहा था कि वो फिंगरप्रिंट देगा, लेकिन बाद में देने से मना कर दिया। अब फार्ले ने कानूनी तरीका अपनाया और कोर्ट से समन सपुना जारी करवाया, जिससे शैनन को मजबूरन जांच में सहयोग करना पड़ा। आखिरकार 5 महीने बाद शैनन ने FBI को अपने फिंगरप्रिंट दे दिए। शैनन ने फिंगरप्रिंट तो दे दिए, लेकिन उन्हें टेप से मिलाने में कुछ हफ्ते लगने थे। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसे छोड़ दिया गया, लेकिन एजेंट फार्ले रुका नहीं। उसे लगने लगा था कि गैंड सैंडर्स, जो दोनों भाइयों का करीबी दोस्त था, इस केस के बारे में जितना बता रहा है उससे ज्यादा जानता है। एजेंट फार्ले ने अब सीधा गैंड से बात करने का फैसला किया। उसने साफ कहा, अगर तू बेगुनाह है और कुछ जानता है तो पुलिस की मदद कर, वरना अगर भाइयों ने जुर्म किया और तूने उन्हें बचाया तो तुझ पर भी केस बन सकता है। गैंड के पास ये साबित करने के लिए कुछ नहीं था कि वो चोरी या मर्डर वाली रात कहाँ था, इसलिए उस पर अब भी शक बना रहा। लेकिन फिर भी गैंड ने कुछ नहीं बताया। उसने शैनन और जो के लिए अपनी वफादारी नहीं तोड़ी। एजेंट फार्ले को लगने लगा कि या तो गैंड खुद को फंसने से बचा रहा है या फिर सच में कुछ बड़ा छुपा रहा है। अब एजेंट फार्ले को पूरा यकीन हो गया था कि इस केस के पीछे शैनन और जो एगॉफ्स्की ही है। जो के फिंगरप्रिंट पहले ही टेप से मिलाए गए थे, लेकिन वो मैच नहीं हुए। इसी बीच टेप पर कुछ और हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट भी मिले थे। अब जांच के लिए शैनन के हर एंगल से लिए गए नए फिंगरप्रिंट चाहिए थे, लेकिन इस बार जब एजेंटों ने शैनन को ढूंढा, वो गायब था। एजेंट फार्ले को था कि वो शैनन तक उसके दोस्तों के जरिए पहुंच सकता है, और गैंड सैंडर्स सबसे अहम कड़ी बन चुका था। अब एजेंट फार्ले को शक होने लगा कि चोरी वाली हाथ जिस तीसरे आदमी को देखा गया था वो शायद गैंड सैंडर्स ही था। लेकिन अगर गैंड सैंडर्स FBI की मदद करता तो उसे अपने ही दोस्तों के खिलाफ बोलना पड़ता। आखिरकार जून 1990 में गैंड सैंडर्स ने खुद एजेंट फार्ले से संपर्क किया। उसने कहा कि वो बात करना चाहता है, शायद इस उम्मीद में कि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। जांच करने वाली टीम ने गैंड सैंडर्स से सीधा कहा कि उन्हें लगता है उसने शैनन और जो एगॉफ्स्की के साथ मिलकर बैंक डकैती और बैंक प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट की हत्या में मदद की थी, लेकिन सैंडर्स ने इस बात से इनकार कर दिया। हालांकि उसने एक और चोरी में शामिल होने की बात कबूल की जो कुछ ही महीने पहले हुई थी। दिसंबर 1989 की एक रात शैनन और जो ने मिजोरी में एक घर से कई राइफलें चुराईं। उसी रात बाद में वे गैंड सैंडर्स से मिले। ये उनके प्लान का अगला हिस्सा था। अगले दिन सैंडर्स और शैनन मिलकर अरकान्स पहुंचे, यानी राज्य की सीमा पार की, और वहां जाकर उन चोरी की गई राइफलों को बेच दिया। ये एक संघीय अपराध था क्योंकि उन्होंने राज्य की सीमा पार करके अवैध हथियारों की खरीद बिक्री की थी। सैंडर्स ने आगे बताया कि कुछ वक्त बाद भाइयों ने उसे फिर एक काम में घसीटने की कोशिश की, लेकिन ये पहले से ज्यादा खतरनाक था। ये घटना डैन शॉर्ट की हत्या के कुछ महीनों बाद की थी। शेरिफ डॉन श्लेसमैन के मुताबिक शैनन और जो ने गैंड सैंडर्स से कहा, अब वे छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। इस बार निशाना ऐसा होगा जहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे और गोलीबारी की नौबत आ सकती है। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर तू किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे साथ मत चल। सैंडर्स ने मना कर दिया। उसने कहा वो इस तरह के काम में शामिल नहीं होना चाहता। फिर भाइयों ने उसे घर वापस छोड़ दिया। FBI से पूरा सहयोग करने के बाद सैंडर्स ने यह मान लिया कि उसने चोरी की राइफलों को बेचने में हिस्सा लिया था। इस कबूलनामे के बाद उसे एक समझौते के तहत प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। साथ ही उसे बैंक डकैती के तीसरे आरोपी की लिस्ट से हटा दिया गया। सैंडर्स ने 3 बार पॉलीग्राफ टेस्ट पास किया, जिससे साफ हुआ कि वो डैन शॉर्ट की हत्या में शामिल नहीं था। उसकी मदद और बयान के आधार पर एजेंट फार्ले ने शैनन एगॉफ्स्की के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराया। अब शैनन पर आरोप था कि उसने चोरी की गई राइफलों को राज्य की सीमा पार करके बेचा, जो एक बड़ा जुर्म है। जो एगॉफ्स्की इस बिक्री में शामिल नहीं था, इसलिए उस पर कोई केस नहीं चला। कुछ महीने बाद पुलिस ने आखिरकार शैनन को पकड़ लिया। वो अरकान्स के एक छोटे शहर में मिला। जब पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली तो कार की डिग्गी में कई बैग मिले और उनमें भरे थे सिक्के। ये देखकर एजेंटों के कान खड़े हो गए, क्योंकि बैंक डकैती में भी बड़ी तादाद में सिक्के ही चोरी हुए थे। शैनन को गिरफ्तार कर लिया गया और मिजोरी के अधिकारियों को सौंप दिया गया। फिर उसे स्प्रिंगफील्ड के संघीय कोर्ट में पेश किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एजेंट फार्ले को एक बेहद जरूरी चीज मिल गई, शैनन के फिंगरप्रिंट का पूरा सेट।
FBI की लैब को इसी का इंतजार था। पहले जो निशान टेप पर मिले थे वो अधूरे थे, इसीलिए अब जरूरत थी शैनन के हर एंगल से लिए गए पूरे फिंगरप्रिंट की। ये वही टेप था जिससे डैन शॉर्ट को बांधा गया था और वहीं से आंशिक फिंगरप्रिंट मिले थे। अब तक जो एगोफ्स्की आजाद घूम रहा था। फार्ले को शक तो था, लेकिन उसके खिलाफ सीधे सबूत नहीं थे। लेकिन जांचकर्ताओं को पता था कि दोनों भाई अब भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। शैनन ने जेल से कई बार अपनी मां और जो को फोन किया। असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी माइक जोन्स के मुताबिक एक कॉल खास तौर पर जांच के लिए अहम साबित हुई। उस कॉल में शैनन ने जो से पूछा कि क्या एफबीआई उसके खिलाफ केस बना पाएगी। जो ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो उसे सीधे अपराध स्थल से जोड़ सके। एजेंट फार्ले को साफ महसूस हुआ कि दोनों भाई परेशान हैं। लेकिन ये कॉल जो पर मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं थी। कुछ दिन बाद फार्ले को आखिरकार वो रिपोर्ट मिल गई जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। एफबीआई लैब ने पुष्टि की कि टेप पर मिले फिंगरप्रिंट्स शैनन के ही थे। इसके साथ ये भी साबित हुआ कि ये वही टेप था जो डैन शॉर्ट को बांधने वाली कुर्सी से लिया गया था। अब ये टेप केस का सबसे मजबूत सबूत बन गया था। सरकारी वकील माइक जोन्स अब शैनन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की तैयारी कर रहे थे। नोयल से करीब 22 मील दूर ग्रैंड लेक के पास विकाउस्किन पुल के ऊंचे हिस्से पर जाकर रुके। पहला फिंगरप्रिंट मिलने के बाद से ही ये मामला आगे बढ़ाया जा रहा था। अब जांच का ध्यान जो पर था, लेकिन उसे अपराध से जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत नहीं मिल रहा था। एजेंट फार्ले ने जो कि पैसे के लेन देन की पूरी जांच की। रिपोर्ट में पता चला कि डकैती के बाद के 16 महीनों में जो ने करीब $1000 नकद खर्च किए थे, जबकि वो उस समय बेरोजगार था और उसके पास इतने पैसों का कोई ठोस जरिया नहीं था। फोन रिकॉर्ड की जांच में एक और बात सामने आई। जो ने डकैती से ठीक पहले और बाद में अपनी गर्लफ्रेंड के घर कई लंबी कॉल्स की थीं। इससे लग रहा था कि वो सच नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने पहले दावा किया था कि वो पूरा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। एजेंटों ने गैंड सैंडर्स को फिर से बुलाया ताकि उससे जो के रोल के बारे में और जानकारी ली जा सके। सैंडर्स ने बताया कि एक बार सैमी स्कैक के जंक यार्ड में वे तीनों एक कार पर काम कर रहे थे। तभी सैमी ने कहा कि जॉपलिन से एक बैंकर अपनी गाड़ी लेने आया है। सैंडर्स के मुताबिक उसी वक्त जो ने कहा कि उन्हें उस बैंकर का पीछा करना चाहिए, उसे पकड़कर बैंक ले जाकर वॉल्ट खुलवाना चाहिए। तब सैंडर्स को ये एक आसान तरीका लगा पैसे कमाने का, लेकिन बाद में वो इसमें शामिल नहीं हुआ। उसके बाद जो कुछ डैन शॉर्ट के साथ हुआ वो उसे उसी बात की तरह लगा। अब तक जमा हुए सबूतों से एफबीआई को यकीन हो गया कि भाइयों के पास जुर्म करने का तरीका, मकसद और मौका सब कुछ था। धीरे धीरे सबूतों ने जो एगोफ्स्की की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और करीब 2 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। दोनों भाइयों पर बैंक डकैती और हत्या के 3 संघीय आरोप लगाए गए। अब सवाल था कि क्या ये सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए काफी होंगे। करीब 3 साल की जांच के बाद एजेंट फार्ले ने प्रोसिक्यूटर्स को सारी फाइलें और सबूत सौंपे। टीम ने अपने रिकॉर्ड्स की समीक्षा की और अटॉर्नी माइक जोस को भाइयों की पूरी योजना और हर कदम की जानकारी दी। मकसद था ये साबित करना कि ये जुर्म उन्हीं ने किया है, बिना किसी शक के। जांच में ये भी सामने आया कि जो ने वारदात से कुछ हफ्ते पहले बैंक के फर्श का नक्शा पाने के लिए एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुलवाया था। बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मार्क ऑलमिन ने बताया कि जो को खास दिलचस्पी बैंक प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट में थी। उसने ये भी पूछा था कि डैन कौन है और कहाँ रहता है। घर लौटने के बाद जो ने बैंक का नक्शा तैयार किया और शैनन के साथ मिलकर डकैती की पूरी योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि चोरी सूरज निकलने से पहले की जाएगी ताकि कोई गवाह न हो। उन्होंने योजना बनाई कि वे बैंक के सामने वाले दरवाजे से घुसेंगे, सबसे पहले सुरक्षा कैमरों को बंद करेंगे और फिर वॉल्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन वॉल्ट तक पहुंचने और उसे खोलने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास बैंक की चाबियां और संयोजन हो। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे बैंक के प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट को अगवा करेंगे और उसी से वॉल्ट खुलवाएंगे। प्लान का आखिरी हिस्सा सबसे खतरनाक था। वे ये भी पक्का करना चाहते थे कि डैन शॉर्ट कभी भी सच ना बता सके। उन्हें लगा कि ये सब आसान पैसा है और अगर ये काम सफल हुआ तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अक्टूबर की 6 तारीख की सुबह जो और शैनन ने अपनी योजना पर अमल किया। उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था जिसकी पहचान तय नहीं हो सकी। वो नीले रंग की शेवी पिकअप में आया था, वही गाड़ी जो पड़ोसन कैरल राइडन ने डैन के घर के पास देखी थी। भाइयों ने अपनी मां की भूरे रंग की वैन में जरूरी सामान रखा और रात करीब 2 बजे डैन शॉर्ट के घर की ओर निकल पड़े, जो अरकानसास बॉर्डर के पास ही था। धीरे धीरे डैन की नींद खुली और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। भाइयों ने उसे पकड़कर वैन की अगली सीट पर बिठा दिया। फिर तीनों गाड़ियां डैन की लाल पिकअप समेत बैंक की ओर रवाना हो गईं। एजेंट फार्ले और बाकी जांचकर्ता बाद में इन सभी घटनाओं को जोड़ते रहे ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। कुछ ही देर में वे बैंक के सामने पहुंचे। दरवाजा खोला गया और तीनों अंदर चले गए।
अलार्म नहीं बजा क्योंकि उस रात वॉल्ट का टाइम लॉक सेट नहीं था। वहां उस समय कोई नहीं था और जो होने वाला था उसे किसी ने देखा भी नहीं। उन्होंने डैन के मुंह से टेप हटाया, उसे उसकी मेज के पास ले गए और तिजोरी की चाबियां ले लीं। फिर उसे मजबूर किया गया कि वो वॉल्ट का कोड बताए। जैसे ही वॉल्ट खुला, वे अंदर घुसे और जितना पैसा मिला सब समेट लिया। डैन डर के मारे हर बात मानता गया, लेकिन जब वे निकल रहे थे तभी हमलावरों में से एक की पिस्तौल की बट उसके सिर पर लगी और वो बेहोश हो गया। उसी वक्त एक ट्रक ड्राइवर बड़ी मिल्स अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। संयोग से उसकी नज़र उन 3 गाड़ियों पर पड़ी जो तेजी से सड़क पार कर रही थीं। चौराहे को पार करने के कुछ ही पल बाद तीनों वाहन तेज रफ्तार में निकल रहे, जिनमें से 2 ग्रैंड लेक की दिशा में बढ़े। नोएल से करीब 22 मील दूर ग्रैंड लेक के पास विकाउस्किन पुल के ऊंचे हिस्से पर जाकर रुके। यहीं पर शैनन और उनके साथ मौजूद अज्ञात साथी ने डैन शॉट को मारने की तैयारी शुरू की। जल्दबाजी में शैनन ने टेप बांधने के लिए अपने दस्ताने उतार दिए और इसी दौरान उसके फिंगरप्रिंट टेप पर रह गए, जो बाद में सबसे अहम सबूत साबित हुए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने डैन शॉट को ऊपर उठाया और उस गहरे काले पानी में फेंक दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आया। सितंबर 1992 में जब केस का पहला मुकदमा चला तो सारे सबूत इतने मजबूत थे कि ज्यूरी ने शैनन और जो दोनों को बैंक डकैती, अपहरण और अवैध हथियार इस्तेमाल के लिए दोषी पाया। हालांकि हत्या का दोष सिर्फ शैनन पर साबित हुआ, लेकिन जो की भूमिका भी पूरी साजिश में साफ थी। तीसरे शख्स की पहचान कभी नहीं हो सकी और वो आज तक नहीं पकड़ा गया। फैसले से ये बात तय हो गई कि इस पूरे अपराध के पीछे इगोव्स्की भाई ही मुख्य योजनाकार थे और सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी। उनकी बहन शीला पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया। FBI एजेंट लिडेल फार्ले ने माना कि ये केस उनके पूरे 29 साल के करियर में सबसे मुश्किल और सबसे डरावना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई केस देखे, लेकिन ऐसा मामला जिसमें इतनी बेरहमी और सोच समझकर की गई हिंसा हो, वो सबसे अलग था। आज जो और शैनन इगोव्स्की उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और उन्हें कभी भी पैरोल नहीं मिलेगा। वहीं गैंड सैंडर्स को जांच में सहयोग देने के बदले अपने हथियारों से जुड़े अपराध की सजा प्रोबेशन पर पूरी करने की इजाजत मिल गई। नोएल अब फिर से अपनी पुरानी शांति की ओर लौट चुका है, लेकिन इन 2 भाइयों के जुर्म ने इस छोटे शहर के इतिहास में एक डरावना और स्थायी निशान छोड़ दिया है। अब ये शहर फिर कभी वैसा मासूम नहीं रह पाएगा जैसा वो पहले हुआ करता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।